नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय कार्यक्रम 12 बजे 12 खबर। अच्छा, राष्ट्रीय गीत गाने में आपको कोई समस्या है क्या? मैं देशवासियों से और उत्तर प्रदेश वासियों से पूछ रहा हूं। जिस छंदों को गा के भारत की आजादी मिली हो, हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी आगे बढ़े हों, उसको गाने में कोई हर्ज है क्या? अगर वो बज रहा है, उसको आप गुनगुना रहे हैं, तो कोई हर्ज है? फिर 1937 की बात को कह के कि CWC की मीटिंग में उस वक्त ये 2 छंद ही पास हुए थे, हम 2 छंद ही गाएंगे। ये ईगो पे क्यों लेना? क्या 4 छंदों में जो आखिरी के 4 छंद हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मैं पूछ रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश से, बताइए क्या दिक्कत है? क्योंकि कांग्रेस को दिक्कत है और कांग्रेस देश की सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी है। क्या अब यही वक्त रह गया है कि हम राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पे लड़े? हम इस पर लड़ते रहे पूरे दिन भर? जमाना बदल गया है। ये राजनीति का पुराना स्टाइल नहीं रहा है। इसके पहले कब किसी जनरेशन ने माहौल बनाया हो, आंदोलन किया हो और शिक्षा मंत्री के रिजाइन ले लिया हो? कब ऐसा हुआ है कि स्कूल स्कूल में जेन अल्फा खड़े हो गए हो और वो अपनी मांग कर रहे हो? आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुरंत जहां ऐसी कोई आवाज उठे, आप उनकी समस्याओं को दूर कीजिए। जमाना बदल गया है और अब हर चीज आ जाती है। आप डालेंगे ना स्वतंत्रता संग्राम में 1937 में क्या क्या हुआ था, पूरा चैट जीपीटी निकाल के दे देगा, जेमिनी निकाल के दे देगा, है ना? तो दौर बदल गया है। जो देश की अस्मिता है, देश की आन बान शान है, उसके लिए माहौल ना बनाइए। बिना देरी किए अपने फायर ब्रांड रिपोर्टर संवाददाताओं से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ अपूर्व पाठक अयोध्या नगरी से जुड़े हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। सुशील कुमार हमारे साथ जुड़े हुए सीएम सिटी यानी गोरखपुर से, और साथ ही साथ हमारे साथ अखंड प्रताप राय जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। तो इन संवाददाताओं के जरिए हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर कौन सी है। एक एक करके जुड़ते जाएंगे। अखंड, इस वक्त आप कहां मौजूद है और राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, आपको बता दें कि इस वक्त मैं 1090 चौराहे पर मौजूद हूं और सबसे बड़ी बात है कि आज बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के विधायक की तरफ से एक बड़ा आरोप लगा है और कहीं ना कहीं जैसे ही आरोप लगा है उसने अब सियासी गलियारे में एक नई चर्चा को बहस छेड़ दी है। और कहीं ना कहीं इस बहस के बाद अब बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है कि आखिरकार इसको मैनेज कैसे किया जाए। आखिरकार ये पूरा मामला है विधायक जो है काकोरी में, वहां पर एक शीतला माता मंदिर है, वहां पर गई थी और वहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वहां पर उनसे पूजा अर्चना नहीं की करने दी गई। उन्होंने जाति का भेदभाव करने का आरोप लगाया और एक बड़ा आरोप है क्योंकि कौशल किशोर उनके पति हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और ऐसे में जय देवी कौशल ने जिस तरीके का आरोप लगाया है कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर भेजने का काम किया है। क्योंकि अब इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है, तमाम जगहों पर यह वीडियो वायरल है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के विधायक ने मंदिर में पूजा अर्चना न करने का आरोप लगाया है, जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने एक बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की जो विधायक है उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने ही इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए फंड की बात की थी, लेकिन जब मौका आया पूजा करने का तो उन्हें पूजा ही नहीं करने दी गई। ऐसे में उनके पति ने भी इस पर सवाल खड़े किए और कहीं ना कहीं इसको लेकर के नाराजगी जताई है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करने के लिए कही और अपनी शिकायत करने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि जब बीजेपी के विधायक इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं राहुल, तो आखिरकार और जो तमाम लोग हैं और जो तमाम विपक्षी दल हैं वो कैसे इस पूरे मुद्दे को छोड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के विधायक ने यह आरोप लगाया है क्योंकि वो दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक बड़ा मामला निकल करके सामने आया है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला होगा। और इस बयान के बाद अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले को हैंडल करती है, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर में पूजा न करने का आरोप बीजेपी की खुद के विधायक ने लगाया है और वो भी पूर्व
केंद्रीय राज्य मंत्री की पत्नी ने लगाया है और मौजूदा विधायक ने लगाया है, ये अपने आप में बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा करने जैसा है। राहुल जी, बहुत धन्यवाद अखंड प्रताप राय इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। जाहिर सी बात है अपनी पार्टी पे सवालिया निशान उठाया जा रहा है। अपूर्व पाठक, अयोध्या नगरी से आज की बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल बताएंगे राहुल कि जिस तरीके से परिषदीय विद्यालय में यानी कि जो परिषद के विद्यालय हैं उन पर बाहरी व्यक्ति और यूट्यूबरों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, यानी कि जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको जो है परिषदीय विद्यालय में जाने से रोका गया है। ये आदेश बीएसए कार्यालय से जारी हुआ है। बाकायदा बीएसए ने जारी किया है कि अब कोई बाहरी व्यक्ति बिना परमिशन के किसी परिषदीय विद्यालय की खबरों को दिखाता है या सोशल मीडिया पे डालता है तो बाकायदा उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का अभी लेटर जारी हुआ है। हालांकि मैं वहीं पे मौजूद हूं, लेकिन अभी बीएसए साहब जो है वो लगातार निरीक्षण में है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जिस तरीके से परिषदीय विद्यालय की तरह तरह का जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती थी उसके रोकथाम के लिए लगाया गया है। लेकिन जो है मीडिया से अच्छे पत्रकार होंगे, जिनका लाइसेंस होगा, वही अब जो है ऐसी खबरों को दिखा सकेंगे। अब यानी कि जो सोशल मीडिया से या कहें या बाहरी व्यक्ति कहें उनका वहां पर रोका गया है, उनको रोका गया है। जी बताना चाहूंगा पहाड़ की स्थिति है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ क्योंकि रास्ते में हूँ। वहीं पे जा रहा हूँ जिसके बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह होने की वजह से जो निचले क्षेत्र के कई गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहां के प्रशासन लगातार मुहैया करा रहा है उनको राशन पानी, या अगर बात करें तो हर जो प्रशासन की तरफ से जो भी सुख सुविधा मुहैया करानी होती है वो सारी चीजें वहां पे लगातार कराई जा रही हैं। हालांकि अभी मैं वहीं पे पहुंच रहा हूँ, ग्राउंड जीरो से पूरी खबर को दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग वहां पे रह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ आ जाने से कई गांव कई क्षेत्र उसकी चपेट में आ जाने से वहां के रहन सहन में काफी तरह बदलाव भी दिखाई दे रहा है। जी धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए अपूर्व पाठक भाई। आपने कैमरा उठाया और कहीं का भी वीडियो बनाने लगे और आप बताने लगे, ये तो जाहिर सी बात है गलत है ना। अगर आपको पत्रकार बनना है, पत्रकारिता करना है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स कीजिए, फिर फ्रंट पर आइए, फिर कैमरा उठाइए। है रोज यही चलेगा क्या? बच्चे पढ़ रहे हैं और आप स्कूल में घुस गए। मास कम्युनिकेशन का कोर्स कीजिए, पत्रकारिता का कोर्स कीजिए, उसके बाद आइए। कैमरा उठा के मुंह उठा के कोई शुरू हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। और रील बनाइए, ट्रेवल की रील बनाइए, दूसरे रील बनाइए, है ना, कोई मनाही नहीं है। पत्रकारिता करना है तो उसका एक नियम कानून है, उसी तरह शुरू की जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद अपूर्व पाठक इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। हमारे साथ जुड़ गए सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी, क्या खबर है सीएम सिटी से? हाँ बिल्कुल राहुल जी, दो खबर मैं आपको बताऊंगा। एक तो सबसे पहले जो मिशन 2027 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर में एक नई सेना तैयार की है। यानी जो पिछली कार्य समिति की जो पूरे जो कार्य समिति के पूरे पदाधिकारी थे, जो एक टीम तैयार की गई थी उसमें तब्दीली की गई है। चूंकि क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले हैं, मौजूदा समय में बदले थे, तो इस दौरान अब गोरखपुर की जो कार्य समिति की जो पूरी टीम है उसमें बदलाव किया गया है, जिसमें 8 जो है तकरीबन 8 जो उपाध्यक्ष हैं और 3 महामंत्री हैं। यानी टोटल 21 जो है पदाधिकारियों का नाम जारी किया गया है एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के द्वारा। और निश्चित रूप से इन टीमों के जरिए 2027 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। खासकर क्योंकि कहा जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति पूर्वांचल और पूर्वांचल की राजनीति गोरखपुर के मठ से होकर गुजरती है, तो निश्चित रूप से ये गोरखपुर का जो इलाका है वो काफी मायने रखता है और यहाँ की मजबूती बहुत मायने रखती है। यही वजह है कि यहाँ के संगठन को पूरी तरह से तब्दील किया गया है, बदला गया है और बाकायदे एक एक लोगों की जिम्मेदारी तय की गई है। तो अब ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो टीम है वो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेगी और 2027 में जो है जीत का पताका फहराएगी। पहली खबर। दूसरी खबर की राहुल बात करें तो लगातार जो है नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इसको लेकर के अब मौसम विभाग और आपदा विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है, बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है।
सरयू नदी की बात करें तो खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है, और आमी की बात करें, राप्ती की बात करें तो वो भी लगभग खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया है। तो ऐसे में तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगा दिया गया है, बाहर चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, एक एक जगहों की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि इनकेस अगर स्थिति बिगड़ती है तो उस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा जा सके। इस पूरे जो है अगर कोई आपदा आती है तो उससे जान माल की हानि न हो, इसको लेकर के पूरी तरीके से एक रूपरेखा बनाई गई है और इन सब की मॉनिटरिंग की जा रही है, और शाम को पूरी तरीके से एडीएम के द्वारा इसकी जानकारी दी जा रही है, ताकि पूरी तरीके से हर जगह पर इसको पैनी नजर बनाई जा सके। जी राहुल। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके इस समय जलमग्न हैं, और खासकर वो जो गंगा तट के किनारे लोग बसे हुए हैं, ये समस्या आम हो गई। बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ 3 संवाददाता और जुड़ गए हैं। जितेंद्र जुड़े हुए हैं बस्ती से, इंद्रवीर सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ रायबरेली से, और ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। ये 3 संवाददाता हमारे साथ और हमें ज्वाइन कर चुके हैं 12 बजे 12 खबर में। जितेंद्र, बस्ती से आज की बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल बड़ी खबर की बात की जाए, जिस तरीके से गोरखपुर से हमारे सहयोगी ने बताते हुए कहीं बाढ़ का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बस्ती जनपद के धोले क्षेत्र का जो सूखा बाबू गांव वो कहीं ना कहीं पूरी तरह जलमग्न हो गया, क्योंकि गांव की जो आबादी है वो यहाँ के जो मवेशी है सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लगातार जो अधिकारी है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बात हुई थी कि लगातार जो फंड आते हैं, जो पैसे आते हैं, जिससे लगातार जो बांध है उसका उनको मरम्मत की जाती है, लेकिन ये बांध कहीं ना कहीं जिस तरह के जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद गांव में पानी घुस गया। पूरा गांव, लगभग आधा दर्जन गांव की बात करें तो पूरे गांव जलमग्न हो चुके हैं। लगातार पिछली बार 30 से 35 मकान गिर चुके थे, लेकिन इस बार उसको रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे ये देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ है कि जलस्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और ग्रामीणों के लिए संकट जो वो बना हुआ है। राहुल, बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, जो बाढ़ का पैसा आता है ना, उसका मिसयूज बहुत होता है। एक चीज ये देखने को मिली है, जैसा कि हमारे संवाददाता लगातार इस बात को बता भी रहे हैं। इंद्रवीर सिंह, क्या खबर है रायबरेली से? देखिए राहुल, हमारी मौजूदगी रायबरेली के सदर विधानसभा में अमावा ब्लॉक में है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम सारी होल्डिंग है और बहुत बड़ा सा टेंट। मैं एक बार कहूंगा अपने साथी को कि ये वो टेंट और ये व्यवस्थाएं दिखाएं, ये वो व्यवस्थाएं हैं और रायबरेली के जननायक कहे जाने वाले, अगर मैं बात करूं, ये पूरी दुनिया से अछूता नहीं है, रायबरेली के जननायक कहने वाले। मैं एक बार इधर बोर्ड भी दिखाऊंगा, एक ये बोर्ड है जो शायद बहुत बड़ा है, शायद आपको कैमरे में पढ़ने में भी आ जाएगा। रायबरेली के गौरव, गरीबों के मसीहा एवं जननायक गरीबों के मसीहा माननीय अखिलेश सिंह जी, पूर्व सदर विधायक की 7वीं पुण्यतिथि, मतलब उनकी बिटिया सदर विधायक अदिति सिंह, जो 2 बार से एमएलए है रायबरेली सदर विधायक सदर सीट से, और वो लगातार अपने पिताजी की जो रायबरेली के एक तरीके से गरीबों के मसीहा थे। जब 7 साल पहले वो नहीं रहे थे, एक बहुत जन सैलाब उमड़ा था कई जिलों का, जहां पर इनकी जब गंगा घाट जहां पर इनको अंतिम संस्कार किया गया था, उसको लेकर के आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि है और वहां पर अमावा ब्लॉक है। ये अमावा ब्लॉक में तमाम सारे सुरक्षा कर्मी और तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर देश, अगर मैं बात करूं प्रदेश के तमाम सारे मंत्री और विधायक या जो उनके अपने कलीग रहे हैं, साथ में अखिलेश सिंह जी के, उनके साथ उनकी बिटिया के साथ आज मंच साझा कर रहे हैं। उनको याद किया जा रहा है, उनको तमाम सारी जो उनकी अपनी यात्राएं रही वो बताई जा रही है। किस तरीके गरीबों के दिल में ये राज करते थे, ये छूटा नहीं है, और उन्होंने कई साल राजनीति में विरोध जो है विधायक रहे, फिर बाद में बिटिया को कांग्रेस का जो है विधायक बनाया। एक बार वो भाजपा की विधायक सदर रायबरेली से है, उनकी बिटिया अदिति सिंह, और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत करीबी मानी जाती है। तो अब हाल में आज उनकी जो है पुण्यतिथि है और यहाँ पर ये अमावा ब्लॉक है, और मैं दिखाऊंगा दूर दराज से, ये देखिए ये वो भीड़ आ रही है और ये तमाम सारी भीड़ है जो उनको लोग मानते भी है। किस तरीके से अखिलेश सिंह को आप लोग मानते हैं और कैसे देखते थे, किस तरीके अखिलेश सिंह का काम था? जी, आज उनकी पुण्यतिथि है, तो क्या कहेंगे आप उनसे? बहुत सारे कार्यक्रम है हमारे यहाँ जी, और वो गरीबों के जननायक थे। देखिए और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे? आज विधायक जी की पुण्यतिथि है और सदर विधायक उनकी बिटिया अदिति सिंह है, कैसे देखते हैं, क्या उनका कैसा कार्य है? पूरा जीवन विधायक जी ने जो है अपनी जनता के लिए समर्पित कर दिया जी, और अच्छे नेतृत्व और मजबूत नेतृत्व में हमारा ये विधानसभा था जी, और बाकी प्रदेश के बाहर तक की उनकी व्यवस्था, राजनीति और दबदबा अपना एक था उनका, बिल्कुल, और उसी की विरासत को माननीय
विधायिका जी जी। बड़ी बहन अदिति सिंह जी आगे बढ़ा रही हैं। क्या लग रहा है 2027 का चुनाव जो है उस पे क्या लग रहा है? आने वाले समय में एक अच्छा कॉम्पिटिटर विपक्ष को की तरफ से भी देखने को तो क्या लग रहा है? कोई नहीं है। आप ये जनसैलाब देख रहे हैं जी इस जनसैलाब के आगे कोई नहीं है। राहुल, और भी कुछ लोग हैं, मैं बात करूंगा। कहाँ से आ रहे हैं और कैसे देखते हैं इस पुण्यतिथि को, और आने वाले समय में क्या विधायक जी की यादें हैं आपके साथ? हम से हूँ जी रजापुर गाँव से, जी और इसके लिए जो है कि गरीबों के मसीहा रहे हैं जी और जननायक हैं। जी थैंक यू। देखिए राहुल, ये तमाम सारे वो गरीब लोग हैं जो तमाम सारे उनके सपोर्टर हैं, यहाँ आ रहे हैं, और ये जनसैलाब बहुत दूर दूर तक, मैं बार ठीक है, अच्छी बात ये बहुत नहीं, दूर ठीक दूर है, आप तक बातचीत जनसैलाब है। करते रहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल इंद्रवीर, अच्छी बात है। अखिलेश सिंह जी जो है वो रायबरेली के बहुत पसंदीदा नेताओं में से एक थे, और बड़ी बात यह है कि अदिति सिंह जो उनकी बिटिया है उस चीज को निभा रही है, उस चीज को आगे बढ़ा रही है अदिति सिंह। ये बहुत बड़ी बात है। जनता से उनका भी वैसा जुड़ाव है जैसा अखिलेश जी का देखने को मिलता था। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। ज्ञानेंद्र मिश्रा, क्या खबर है प्रतापगढ़ से? और हमारे साथ एसपी सिंह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं सुल्तानपुर से, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। क्या खबर है ज्ञानेंद्र, पहले आप बताइए। बिल्कुल देखिए राहुल, बिल्कुल देखिए राहुल, बात करें प्रतापगढ़ में राजस्व को लेकर के, हर वक्त प्रतापगढ़ में कहीं ना कहीं गोलियां, कहीं ना कहीं लाठी डंडे चलते रहते हैं। फिर से एक बार प्रतापगढ़ में एक ऐसा रूप देखने को मिला है। हमारे साथ एक शख्स है जगदेव प्रसाद जी, वो सीधे उन्हीं से रूबरू हो लेते हैं कि आखिर इनका मामला क्या है, आखिर क्यों ये परेशान है, क्योंकि इनको लगातार धमकियां दी जा रही है। हमारे पास वो एप्लीकेशन भी है, जिस एप्लीकेशन के आधार पर इन्होंने साफ तौर पर दर्शाया कि इन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं, इनकी जमीन को लेकर के, प्लॉट को खाली कराने को लेकर के धमकियां दी जा रही हैं। जगदेव प्रसाद जी, मैं आपसे सीधे रूबरू होता हूँ कि आखिर क्या मामला है, आखिर आपको क्यों पुलिस के शरण में जाना पड़ा है? हमने जो है 7-8 साल पहले जो है छोलहा में जमीन खरीदी और उसे बोर्ड लगाया। जबरदस्ती जो है बोर्ड उतारने के लिए बार बार फोन आ रहा है, और सुनने में आ रहा है कि वो जो है हमारा बोर्ड भी उखाड़ दिया गया। कौन लोग उखाड़ रहे हैं? अब नाम नहीं मालूम है, फोन आया है। किन लोगों ने फोन किया? फोन नंबर जो है हमने सब दे दिया है लिख करके प्रशासन को। प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस के पास गए थे? हाँ, पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने सुना है, अब कार्रवाई उनको करनी है। हम तो कुछ बताए नहीं कि मैं ये करूंगा। बिल्कुल देखिए, लगातार कार्रवाई के नाम पे केवल पुलिस जो है ये बात कह रही है कि कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात होती है कि राजस्व के मामले में और लगातार इनको धमकियां दी जा रही हैं, जैसा कि इन्होंने कुछ मोबाइल नंबर भी दर्शाए हैं और कुछ लोगों के नाम भी, जो कि टेलीफोन किए थे तो उन्होंने अपना नाम भी बताया था और एप्लीकेशन भी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पे कह सकते हैं कि प्रताप है, लेकिन जांच की बातें कही जा रही है कि धमकियां ऐसी पहली बार ऐसे आप में है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य है फिलहाल। अब देखने वाली बात होगी कि नगर कोतवाली की पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और आखिर कब कार्रवाई करेगी। कल इन्होंने एप्लीकेशन दी है प्रतापगढ़ पुलिस के कोतवाली सिटी में। कोतवाल ने आश्वासन दिया है कि जो उच्चतम कार्रवाई होगी वो उच्चतम कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक रूप से पहले जांच किया जाएगा, फिर आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी बात करें तो जिस तरीके से पीड़ित काफी डरे हुए हैं, जगदेव प्रसाद हमारे साथ खुद काफी डरे हुए हैं क्योंकि लगातार धमकियां दी जा रही है इनके पास। ये धमकियां किसके द्वारा दी जा रही है? और जिस नंबर से बिल्कुल देखिए जगदेव जी, धमकियां किसके द्वारा दी जा रही है? नाम नहीं मालूम, उनका फोन नंबर हमने दे दिया है प्रशासन को ना, उनको सुना भी दिया है, रिकॉर्डिंग सुना दिया है। बिल्कुल देखिए, पास भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे पास इनकी एप्लीकेशन मौजूद है। तीन नंबरों से दो से तीन नंबरों से इनको लगातार धमकियां आई हैं। एफआईआर लिखी गई है।
अभी तक केवल एप्लीकेशन उन्होंने दिया है, कोई भी कानूनी कार्रवाई अगर कहे तो नहीं है। मेरी जो कोतवाल से बात हुई, सीओ से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी प्रारंभिक रूप से जांच किया जा रहा है। जो जिस नंबर से कॉल आई है उस नंबर की जांच की जा रही है, आखिर ये लोग कौन है, और समय दिया है कि 24 से 48 घंटों के अंदर जगदेव प्रसाद जी को न्याय की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये भी है कि पुलिस तो जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज देखिए, राजस्व टीम का भी खेला होता है। कहीं ना कहीं राजस्व टीम का खेला है, जिसको जगदेव प्रसाद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रतापगढ़ में ऐसा ये पहले ऐसे शख्स नहीं है जो राजस्व के मारे हों। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो राजस्व के मारे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। राहुल, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका ज्ञानेंद्र जी। एसपी सिंह हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सरफराज आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एसपी सिंह ग्राउंड पर है। कैसे हैं एसपी सिंह जी, क्या खबर है आज की सुल्तानपुर से? एक ही मांग है कि जो विद्यालय एक ही समय काफी बार डीएसए साहब को भी लेटर दिया गया, जिला विद्यालय निरीक्षक को भी दिया गया, क्योंकि विद्यालय सुल्तानपुर आपको पता ही है कि बहुत घनी बस्ती है। विद्यालय का एक ही टाइमिंग होने की वजह से लाल डिग्गी चौराहा, एमजीएच और आपका एमजीएच चौराहा, शाहगंज चौराहा और आपका प्रयागीपुर चौराहा, विवेक नगर, ऐसे बड़े बड़े जो चौराहे हैं, एक ही साथ विद्यालय छूटने की वजह से काफी भीड़ भाड़ और जाम की समस्या सुल्तानपुर में बनी रहती है, जिसको लेकर के डीएम साहब को फिर अभी 2 दिन पहले एप्लीकेशन दिया गया था कि इसको जाम विद्यालय में टाइमिंग लगभग 15 से 20 मिनट का विद्यालयों का टाइमिंग चेंज किया जाए, जैसे विद्यालय का, और एक साथ विद्यालय छूटने की वजह से सारे विद्यालय एक साथ छूटते हैं, जिससे भीड़ जो है सुल्तानपुर में बेकाबू होती है और चारों तरफ जाम की स्थिति सुल्तानपुर में बनी रहती है। हाँ सही बात है, कुछ ऑप्शन निकालना चाहिए। आप 10-20 मिनट बाद स्कूल आप छोड़ दीजिए। अगर एक साथ सारे स्कूल खुलेंगे तो सुल्तानपुर की सड़कें इतनी चौड़ी नहीं है भाई, भीषण जाम लग जाएगा वहां पे। तो इसीलिए अगर आधे आधे घंटे के गैप पे या 15-20 मिनट के गैप पे स्कूल छोड़ा जाएगा, और स्कूल प्रबंधन को भी देखना होगा, जितनी जल्द से जल्द अपनी बसेस रवाना कर दें उतना बेहतर होगा। हमारे साथ सरफराज आलम जुड़े हुए हैं। क्या खबर है सरफराज बहराइच से? अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो उत्तर प्रदेश आपको सुन पाएगा, वरना बहराइच भी नहीं सुन पाएगा। जी राहुल जी, आपको बता दें, बहराइच में जो बाढ़ है तांडव मचा रखा है। मासी इलाके में जो घाघरा उफनाई है और जो नेपाल से पानी छोड़ा गया है, जिससे कई तहसील इलाकों में गांव जितने भी हैं वहाँ पे माता चौकी वगैरह जितनी भी, जहाँ भेड़िए का भी प्रकोप था इससे पहले, वहाँ पे भी पानी, बाढ़ का पानी कई घरों में भी बढ़ गया है, जिसमें मवेशी और इंसान भूखमरी की कगार पर आ गए, लेकिन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। जी, क्यों सुध नहीं ले रहा है प्रशासन? जी, ग्रामीणों की जो बाइट ली गई है तो उनका कहना है कि अभी प्रशासन ने हम लोग को बताया भी नहीं था, और जब हम लोग ने देखा तो चारों ओर पानी पानी भरा हुआ था। तो उसमें हम लोग का ये कहना है कि अब हम लोग को खाने का, पीने का, पानी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और इससे पहले देखा जाए तो डीएम ने जो निरीक्षण किया था वो उस गांव में नहीं जाकर दूसरे गांव में निरीक्षण किया था। जिस गांव में ज्यादा बाढ़ का पानी भरा हुआ है वहां पर कोई निरीक्षण नहीं किया, जैसे कि ग्रामीणों का कहना है। मैंने वीडियो भी भेजी है, आप दिखा भी सकते हैं। जी नहीं, वीडियो भेजी है आपने, वीडियो डीएम को फॉरवर्ड कीजिए ना, सीधे फॉरवर्ड कीजिए डीएम को। उनके व्हाट्सएप नंबर पर डालिए कि माननीय डीएम महोदय, ये आमुक गांव में, गांव का नाम क्या है? माथला चौकी। कौन सा? माथला चौकी। माथला चौकी में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, उसके बाद लोगों को समस्या हो रही है। भेजिए उसको वीडियो आप, और लिखिए नीचे सरफराज आलम, बहराइच संवाददाता IBC 24। भेजिए डीएम को सीधे। ऐसे थोड़ी कि किसी के गांव चले जाएंगे डीएम साहब, किसी भी गांव में चले जाएंगे हवा में। क्या हम लोग वहां मजा लेने के लिए खड़े हैं क्या? सीधा भेजिए डीएम को ये। जी बिल्कुल।